जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन हिंदी की क्लास। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि हिंदी की बुनियाद क्या है, किस तरह से हमें हिंदी सीखनी है और कैसे हमें उनको पहचान करना है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे क्या मेरी वॉइस आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सिलेबस के बारे में। आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में आएंगे। ओके, गुड इवनिंग। ओके, क्लियर है। चलिए, बहुत सही, शानदार। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है। और उसके यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मार्क्स बनेंगे यहाँ पे 40 नंबर के, ठीक है। और 40 के 40 क्वेश्चन आपको मेरी ही क्लास में मिलेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको मेरी ही क्लास से मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा। मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं आप सभी को, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप कभी भी हताश निराश नहीं हो सकते, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाला हूं। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये है आपका, सबसे पहले हम बेसिक चीजें जानते हैं कि वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला एक बुनियाद है, जैसे अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी के, वैसे ही हिंदी के वर्ण होते हैं, जिससे हम सीखते हैं ए आ, जो मिलाकर बनते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों के बाद पदों का निर्माण, पदों के बाद वाक्यों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, उसके बाद हम संधि समास पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन कारक काल वाच्य, ये सब हमारे सिलेबस में है। और ये कहाँ पे पूछे जाते हैं, जब हम वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं तो वहां पर इनकी जरूरत होती है, इसलिए हमें ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम अव्यय अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, जिसे कहा जाता है तत्सम तद्भव, जो हिंदी और संस्कृत के शब्द होते हैं, देसी विदेशी यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द, देश में जन्मे हुए शब्द, शब्द युग्म, यानी कि दो शब्द आपको लगभग एक जैसे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जिन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं, उससे समानार्थी शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे जिनका कोई अपना स्पष्ट अर्थ नहीं होता, ठीक है। लोकोक्ति का होती है जो संसार में कही गई बातें हो, कही गई कथन हो, कही गई उक्ति हो, उन्हें लोकोक्ति कहा जाता है। अपठित गद्यांश, यहां से आपका गद्यांश आएगा, एक पूरा पैराग्राफ होगा जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। यहाँ पे है रिक्त स्थान, एक पूरा आपको एक लाइन दी होगी, उसमें रिक्त स्थान होगा, आप उसको उचित अर्थ या उचित उत्तर के साथ उसको आप चयन करेंगे। और प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक वाक्य को एबीसीडी अल्फाबेट में दिया होगा, ऊपर नीचे आपको एक अल्फाबेट में क्रम वाइज उसको लगाना होता है। क्लियर है दोस्तों, ये तो हमारा हो चुका है सिलेबस। ठीक है, और ये तो हमारा सिलेबस हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं है आपको। चलिए, बहुत शानदार। अब हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे जरूरी क्या है सीखना, सबसे जरूरी है, अगर हम किसी भाषा को शुरुआत से सीखते हैं तो उसे के सबसे पहले हमें अल्फाबेट आने चाहिए या उनके वर्ण आने चाहिए। क्लियर है। चलिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है कि उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होती है भाषा से। कहां से होगी, भाषा से। देखिए, अपनी हर एक क्षेत्र की अलग भाषा है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम भाषा से करेंगे, जिसे हम बात कर रहे हैं ये हमारी एक भाषा है। और भाषा किसे कहा जाता है, भाषा कहा जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, भली भांति उसे समझ सके, वही भाषा होती है। सबसे पहले दोस्तों भाषा, भाषा जो शब्द है संस्कृत भाष शब्द से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है।
संस्कृत की भाष धातु से बना है, से बना है। क्लियर है? अब देखिए ये लाइन लिखना जरूरी था। अभी आपको कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है या भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। जिसका अर्थ का अर्थ बोलना या कहना होता है। कहना होता है। क्लियर है? अब देखिए इसी से हम लोग, अब इसी से शुरुआत होती है वर्णमाला की, और इसकी एक परिभाषा भी है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन या भाव के विचारों को प्रकट करता है, आदान प्रदान करता है, जिसे हम भली भांति समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप सभी को समझ में आया? हाँ या ना में कमेंट जरूर करना। क्लियर है? तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है क्योंकि परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को सीखने के लिए। परिभाषा भाषा वह साधन है ठीक है, भाषा क्या है? एक साधन जिसे हम कहेंगे, ये एक माध्यम हो, हर चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है, माध्यम होता है। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख पा रहा हूं तो मेरा एक माध्यम क्या है? पेन है। वैसे ही इंसान को जब एक दूसरे इंसान से बात करनी होती है तो उसे भाषा आनी चाहिए। एक बात क्या है? एक साधन, एक माध्यम होता है। अब वहां पर उसको बोलकर या सुनकर या पढ़कर भी अपने मन भाव विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। तो जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, पढ़कर या सुनकर अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से सीधे हम चलते हैं वर्णों की पहचान करने, क्योंकि ये जरूरी था, ये समझना जरूरी था कि आखिरकार हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो भाषा है क्या। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको अगर पढ़ना नहीं आता लेकिन आपने जितना सुना होगा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब यहां पे हम शुरुआत करते हैं वर्ण से, वर्णमाला से दोस्तों। क्लियर है कि वर्णमाला में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहां पर, देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं,
और बनता कैसा है? तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसके खंड या टुकड़े, खंड या टुकड़े न हो सके। क्लियर है? तो ये हो चुकी है परिभाषा किसकी? वर्ण की। या वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पे हम बात करने वाले हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं, फिर हम उनके अल्फाबेट पे चलेंगे, वो दिखते कैसे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। ठीक है? नंबर एक जिसे स्वर कहा जाता है, और नंबर दो व्यंजन। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। क्लियर है? अब देखो, यहां तक हमें समझ में आया? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए जल्दी से। यहां तक आप सभी को समझ में आया या नहीं? सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, यहां तक समझ में आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब देखिए, यहां पर हम और बातें जब सीखेंगे जब आपको स्वर की पहचान हो जाएगी और व्यंजन की, उससे बनाकर शब्द बनाएंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे हम यहां पर। देखिए, सबसे पहले स्वर। स्वर के बारे में हम जानेंगे। स्वर, स्वर जिसे कहा जाता है जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्लियर है? यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुख में वायु किसी भी भाग से स्पर्श होकर नहीं निकलती है, सीधे के सीधे हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है और वे है स्वर। क्लियर है? अब यहां पे बात करेंगे स्वर की संख्या, कौन कौन से स्वर होते हैं। तो याद रखेंगे, मूलतः स्वरों की संख्या, मूलतः स्वरों की संख्या संख्या 11 होती है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर देखेंगे कौन सा वर्ण क्या है, उसको क्या बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो अल्फाबेट का शुरुआती वर्ण है उसे बोला जाता है ए। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है? ए स्वर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा होता है आ स्वर। उसके बाद ई स्वर होता है। ई के बाद दीर्घ ई,
जिसको हम बड़ी ई भी कहते हैं, उसके बाद छोटा ऊ या हस ऊ या दीर्घ ऊ इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ऋषि, क्लियर है। और ऋषि के बाद ए आता है, अय जिसको कहते हैं, आय कहते हैं, ओ कहते हैं इसको। और उसके बाद आता है आउ, जिस पर दो मात्राएं होती हैं। अच्छा ये बात बताइए दोस्तों, क्या आपको स्वर समझ में आए, पहचान हुई? पहचान कर लेंगे क्योंकि अब इसी से हम मिलकर शब्द भी बनाएंगे। चलिए बहुत सही, आपको सबको समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। अब दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है हिंदी की, क्योंकि हिंदी को बोलना, हिंदी को लिखना, हिंदी को पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले स्वर। क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो अपने रूप में और एक मात्रा के रूप में। क्लियर है? चलिए जैसे तो यहां पर आ चुके हैं, केवल अब हम अल्फाबेट के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि केवल हिंदी वर्णमाला, वर्णों के बारे में बात की जा रही है, केवल और केवल। उसके बाद दोस्तों दो और वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवा कहा जाता है, उनको हम बाद में नाम लिखेंगे, केवल अभी उनकी पहचान लिख रहे हैं। ठीक है, दो ये वर्ण हैं, इन दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। ये जो है जिसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, इसे अनुस्वार कहते हैं, और जिसके बाद में दो बिंदी लगी है, इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ओके, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? तो ये यहां पर क्या है? ये स्वर हो चुके हैं, स्वर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी मात्रा हम बाद में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर कहो तो यहाँ पे मात्रा भी लिखते चलें ताकि यहां पर आपको आसान रहे, आसानी रहे। हम मात्रा भी इनके साथ इनको लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, मात्राएं, मात्राएं भी आना जरूरी है। क्यों? देखिए यहां पर जो लिखा हुआ ए है, इसकी कोई मात्रा नहीं। क्या? ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको याद रखना है। आ की मात्रा होती है खड़ी पाई, शिरोरेखा, जो ऊपर लगी हुई रेखा है सिर के ऊपर, जिसको कहते हैं, ये शिरोरेखा है। और जो लंबवत है, इसे हम खड़ी पाई कहते हैं। जो ई है, इसकी मात्रा हमेशा सामने से आएगी, और जो दीर्घी है, इसकी मात्रा हमेशा दाएं से बाईं ओर जाएगी, दाएं से बाईं ओर जाएगी। क्लियर है? उसके बाद हस उ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा, री पे क्या होगा? नीचे एक हुक आकार का बना होगा, हुक के जैसा, किसी चीज को पकड़ने वाला। ठीक है, बिल्कुल यहां ऐसी। और जो ए है, इसकी एक मात्रा होती है केवल और केवल शिरोरेखा पर, यानी कि सिर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, जिस पर आपको एक मात्रा दिख रही है, इसकी दो मात्राएं होती हैं, और यहां पर खड़ी पाई के साथ एक मात्रा शिरोरेखा पर होगी। क्लियर है? और यहां पर दो मात्राएं शिरोरेखा पर खड़ी पाई के साथ होंगी। क्लियर है? और जो ये मैं निशान लगा रहा हूं ना, इसको बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? कोमे का निशान, या जिसे कहा जाता है अल्प विराम। हम चिन्ह भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम हिंदी को पढ़ना लिखना सीख ले या बोलना, उसके बाद हम सारे टॉपिक कवर करेंगे शानदार तरीके से। चलिए बहुत शानदार। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे मात्राएं, यहां पर मैंने आपको लिख दी हैं, और मात्राओं की संख्या भी याद रखना। मात्राएं केवल और केवल 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अगर क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में, हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों केवल मात्राएं एक प्रकार की होती है, यानी कि किसकी? केवल और केवल स्वर की। और उनकी अगर संख्या पूछी जाए, तो दोस्तों उनकी, प्यारे बच्चों, उनकी संख्या होगी 10। कितनी होगी?
10 संख्या होगी। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इसकी मात्रा क्या होती है, एक बिंदी होती है, और वो किसके साथ होती है, खड़ी पाई पर शिरोरेखा के ऊपर। उसके बाद दोस्तों खड़ी पाई के बाद शिरोरेखा के बाद इसकी दो बिंदी होंगी, ये इनकी पहचान है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हिंदी की मात्राएं, हिंदी के वर्ण समझ में आ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों? स्वर यहां तक समझ में आ चुका है? हाँ या ना में कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे चलते दोस्तों व्यंजन की ओर। देखिए यहां पे स्वर कंप्लीट है क्योंकि हमें अल्फाबेट सीखना था। समझ में आया सभी को? अब हम सीखेंगे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, व्यंजन क्या है? देखिए व्यंजन है जो किसी दूसरे पर निर्भर हो। व्यंजन हमेशा उसे कहा जाता है जो स्वर की सहायता से बोले जाए, और इसलिए इसका एक और नाम रखा गया है, इसे परतंत्र कहते हैं। परतंत्र जो दूसरे पर निर्भर होता है उसे हम परतंत्र कहते हैं। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। व्यंजन, तो याद रखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई सभी को कि व्यंजन क्या है? व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता जब तक इनमें शामिल स्वर न हो। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, समझ में आ रहा है सभी को? अब दोस्तों यहां पर इसलिए व्यंजन को परतंत्र कहा जाता है, या कहते हैं। इसलिए व्यंजन को परतंत्र कहते हैं जो जो स्वर की सहायता से बोले जाएं या स्वर पर निर्भर होते हैं, ऐसे वर्णों को परतंत्र कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए व्यंजन का शुद्ध रूप, देखिए व्यंजन अपने मूल रूप में कैसा होता है? व्यंजन का शुद्ध या मूल रूप, व्यंजन का मूल या शुद्ध रूप किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे वहां पे प्यारे बच्चों, शुद्ध रूप हलंत वाला रूप होता है। कैसा होता है? हलंत वाला शुद्ध रूप, हलंत वाला रूप होता है। अब देखिए हलंत कैसा होता है? हलंत मतलब एक तिरछी लाइन होती है। कैसा होता है? हलंत वाला रूप होता है। क्लियर है? जैसे
देखो जैसे यहां पर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत दोस्तों कि किस तरह से यहां पर दिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क, इसको का बोलते हैं, इसको ख बोलते हैं, ठीक है, ग, ख और आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ, यानी कि इसके बाद भी अभी वर्ण बाकी है, इसके आगे भी हम कार्य को शुरू रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया सभी को यहां तक? हाँ या ना में कमेंट जरूर करते रहना दोस्तों। चलिए अब यहां पे हम शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कैसे दिखते हैं, कैसा रूप होता है, उनको कैसे बोलते हैं, चलिए अभी केवल हम पहचान की बात कर रहे दोस्तों, ना कि उनकी मात्रा, ना उनका उच्चारण स्थान, कुछ नहीं। केवल और केवल हम उनको पहले पहचानेंगे, उसके बाद उनके भेद करेंगे, मुख के किस भाग से बोले जाएंगे वो हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे व्यंजन की। ठीक है, तो यहां पर इसको वर्गों में बांटा गया है और ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद करने के लिए आपको ये 5 वर्ण याद होने चाहिए। अगर ये आपने 5 वर्ण याद कर लिए, ये सोच लो कि आपको व्यंजन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको बोलेंगे का चा टा ता पा, कचट तप, यानी कि का से कबूतर, चा से चाकू, टा से टमाटर, तै से तलवार और पै से पतंग। ठीक है, तो ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो हमें याद कराएंगे कि व्यंजन को कैसे याद करना है और कौन सा वर्ण क्रम वाइज आएगा, किसके बाद कौन सा वर्ण आता है। क्लियर है? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले क्या आया? क, तो ये आपको याद रखना है। और इसी वर्ग में का के बाद ख आता है, ग, घ और इसे बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं? अणे भी बोलते हैं इसको, पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद छ के बाद आएगा यहां पर छ, छ, छ और यहां पर इसको अय्या बोलते हैं, ये भी पंचमा अक्षर होता है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों ट लिखा हुआ है, ट के बाद ठ को लिखना है, ट लिखा जाएगा, ढ और अणा। देखिए यहां पर केवल इस तरह से और खड़ी पाई लगाना है, एक तिलक के रूप में अणक जिसको बोलते हैं अणा। क्लियर है? और उसके बाद त के बाद थ बनाना है आपको, द, ध और ना। प यहां पर लिखा है, प के बाद फ आएगा, ब और भ और मैं। क्लियर? तो यहां पर ये 25 वर्ण हो चुके हैं। कितने? 25 वर्ण। 5 एक वर्ग में 5 है तो 5 वर्ग हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हुई? 25। अब इसके बाद कौन से वर्ण आएंगे वो भी आपको याद रखना है। हाँ हो जाएगा, प्रेजेंट। चलिए अब यहां पे प्यारे बच्चों आगे ध्यान देना है, इसके बाद कौन से वर्ण आने चाहिए। इसके बाद आएंगे उनका नाम हम बाद में लिखेंगे, केवल और केवल हम वर्ण की बात कर रहे हैं अभी। अंतस या र, ल, व। ठीक है, और उसके बाद जो आने वाले हैं उन्हें कहा जाता है या उस व्यंजन। सबसे पहले ये भी आपको याद रखना है कौन सा वर्ण किसके बाद आने वाला है। ठीक है, ये भी आपको स्थान याद रखना है।
ठीक है, सा श श हा, ये हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचे हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्तक्षिप्त, जिसको हम डा और ढा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इनके नीचे दोनों के नीचे बिंदी होगी, यहां पर इनके नीचे नुक्ता नहीं है। इसे बोलते हैं अरबी फारसी में नुक्ता। और जब किसी भी वर्ण के नीचे नुक्ता लग जाए, उसमें वो क्या करता है, एक वजन बढ़ा देता है, यानी कि एक भारीपन उसमें ला देता है। यानी कि जब कोई एक वस्तु हो और उसके साथ दूसरी वस्तु या दूसरी भाषा मिल जाए तो कैसी हो जाएगी, मजबूत हो जाती है। वैसे ही इसमें एक तो हिंदी का वर्णन लिया गया जो आपके सामने है, और जो नीचे लगा हुआ एक बिंदी है जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ये अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी फारसी से। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड ढ। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा सड़क, कड़क, तो यहां पर कड़क सड़क में ये शब्द इस वर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहां पर आते हैं संयुक्त वर्ण। इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और अभी हाल ही में 2 साल पहले एक वर्ण को केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली ने जोड़ा है। ठीक है, उससे हम पहले क्या पढ़ते थे, वो डे का रूप था, लेकिन उसको अब विशिष्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, विशिष्ट। तो वो भी आप याद रखेंगे, वो वर्ण भी आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे वो कैसा दिखेगा, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये बहुत आसान है बनाना। या तो इसको आप ऐसे करो, अंग्रेजी में 8 का बनाओ और उसको ऐसे लिख दो। इसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। क्या नाम है, विशिष्ट। ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, हाँ या ना? अगर नहीं आया है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां तक आपको समझ में नहीं आया, जल्दी से। नहीं आया, ओके। हाँ, समझ में आ गया, हाँ। अच्छा, तानिया साहा, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई है। ओके, रेड वाला एक बार और देखिए। यहां पर जो उस व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, यर लेवे होते हैं। ओके, ठीक है, उस व्यंजन किसे कहते हैं, से है को। उसके बाद जो यहां पर 2 वर्ण लिख रहे हैं, एक तो हिंदी का है और उसके नीचे लगा हुआ नुक्ता, उसे कहा जाता है अरबी फारसी का नुक्ता। और जब ये नुक्ता किसी के नीचे लग जाए तो वहां पर एक क्या करता है, एक विशेष प्रभाव डालता है उस पर। और ये दो, इसे इसलिए कहा जाता है, इसका नाम है द्विस्पष्ट द्विगुणी, यानी कि जिसमें एक ऐसा वर्ण जिसमें 2 भाषा के गुण पाए जाते हैं उसे द्विगुणी कहा जाता है। वो हम नाम आगे लिखेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं यहां पर कि हिंदी को कैसे पढ़ें या कैसे लिखें। ब्लू, अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ब्लू वाले ताकि आपको सबसे पहले
इनको न लिखकर, इनको याद न रखकर आप इन 5 वर्णों को याद कर लें, ताकि आपको ये पता रहे किस वर्ण के बाद किस वर्ण का स्थान आता है। ठीक है, और ये पांचों के पांचों आपके वर्णमाला का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नीले वाले लिख दिए, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये भी इसका हिस्सा है। अगर बात की जाए पहला वर्ण क्या आएगा व्यंजन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा ख, ग, घ और यहाँ पे अणे आ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ अइया होगा, ट, ठ, ड, ढ अणे होगा, त के बाद थ, द, ध, न हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म हो जाएगा। यानी कि नीले वाले आप अगर याद रख लेते हैं, उसके सामने वाले लिखने आपके लिए आसान हो जाएंगे और आसान ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है, अभी इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, देखिए यहां पर आप सभी कह रहे हैं इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये 4 वर्ण हैं, इनका नाम है संयुक्त वर्ण। क्या? संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। हालांकि हम इस बात को आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं आपको समझा रहा हूं। इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जब 2 व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाएं, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब इसको हम अगर अलग अलग करें तो दोस्तों किस तरह से ये दिखने वाला होगा। तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, किससे? का और सा से। और इसके बाद क्या लगा हुआ है? ए। अब देखो यहां पर कैसे मिलकर बना है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे का यहां पर है और सा यहां पर है। इन दोनों को मिलाकर और उसके साथ क्या शामिल है? उसके साथ प्यारे बच्चों क्या शामिल है, तो वो भी आप देख लेंगे। उसके साथ शामिल है ऐश्वर। क्लियर है। तो जब 2 व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाएगा? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें इसकी, तो प्यारे बच्चों इसमें भी तय व्यंजन शामिल है, तय के बाद रे शामिल है और इन दोनों पे हलंत लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वह एक स्वतंत्र और शुद्ध व्यंजन होता है, उसमें स्वर शामिल नहीं रहता। तो दोस्तों जब इन दोनों के नीचे हलंत लगा है तो स्वर कहां पे आ गया? अकेला आ गया, साइड में अकेला, बिल्कुल। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सारे 4 हैं, चारों के चारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्लियर है। अब यहां पर ये किससे मिलकर बना होता है? तो एक तो स है, जिसको हम बड़ा स बोलते हैं, और एक है र, त्रा। अब इसको याद करने का तरीका भी देख लो। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, कस से करते हैं, कस, कक्षा, कक सा बोलते हैं। त्रिशूल, क्या? त्रिशूल बोलते हैं। त्र, तो ता में रा मिला होता है, त्रिशूल, त्रिशूल, तो रा आ गया। उसी प्रकार से श्रम, श्रम मतलब यहां पे कार्य करना है ना, श्रम यहां पर हो जाएगा मेहनत करना। तो श्रम में से और रे मिला हुआ है। और दोस्तों प्यारे बच्चों, यहां पर जो अंतिम 4 चौथा है, इसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है जय और अय्या, जो मैंने आपको पंचमा अक्षर लिखवाया हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देख लो यहां पर जय लिखा हुआ है और जय के साथ क्या मिला हुआ है? अय्या मिला हुआ है।
इन दोनों को मिलाने के बाद और साथ में स्वर को शामिल करने के बाद इससे ज्ञानी बनता है, गज्ञानी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। अब दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम शब्दों को कैसे लिखें, कैसे हिंदी को पढ़ें, कैसे हमें समझ में आए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अल्फाबेट को पढ़ें, उनको याद रखें। जैसे हमें किसी भी बच्चे का नाम लिखना है, चलिए यहां से हम एक नाम ले लेते हैं, रिक्तापाल। क्या रिक्तापाल लिखा हुआ है, रिक्तपाल है ये। हाँ, चलिए रिक्तपाल लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमें किस चीज की जरूरत होगी? जैसे हमने यहां पे लिखा है रिक्तपाल, ठीक है, ये एक नाम है। अब प्यारे बच्चों, इस नाम को लिखने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ी है, अब उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वर्णमाला आनी चाहिए, है ना, स्वर व्यंजन दोनों की पहचान होनी चाहिए और साथ ही उनकी मात्रा। अगर ये आपको दो बातें याद रह जाती हैं, एक तो वर्णमाला जिसमें आपका स्वर व्यंजन दोनों होंगे और एक मात्रा, बस ये दो चीजें अगर आपको याद हैं तो आपको हिंदी बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों, यहां पर रिक्तपाल है, तो सबसे पहले क्या आया, हमें रे की जरूरत थी, और रे से हमने अगर मात्रा ले ली है तो यहां पर क्या था, छोटी की मात्रा है ये। मैंने आपको बताया जब आधा कोई व्यंजन होता है, या तो हम उसको पूर्ण लिखते हैं या जिसको आधा लिखा जाए आधा लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरीके हैं, अगर हम किसी भी वर्ण को आधा लिखें और जो लिखा जाए तो आधा लिख दें, अगर आधा लिखने के बाद उसकी पहचान ना हो तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हलंत का मतलब वो वर्ण भी तब भी आधा ही रहता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्ण को पूरा लिखा, हलंत लगा दिया, और उसके बाद हमें तय लिखा हुआ है, तय में हलंत लगाने के बाद ए स्वर यहां से आ गया। अब देखो यहां पर ये रिक्त लिखा हुआ है, अब हमें जरूरत यहां पे किस चीज की पड़ी, या कहां से हमने इस नाम को लिखा है? तो प्यारे बच्चों, केवल हमें यहां पर ये सब हमारे क्या हैं, ये तो केवल और केवल हमारे व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन की हमें जरूरत थी। क्लियर है? और उसके बाद प्यारे बच्चों, हमें किस चीज की जरूरत रही है, हमें एक तो स्वर की, किसकी, स्वर की पहचान होनी चाहिए, और साथ ही जो स्वर है उसकी मात्रा। अगर ये आपको चीजें तीनों याद हैं, ठीक है, अगर तीनों चीजें आपको याद हैं तो आसान है आपको हिंदी सीखना, आसान है हिंदी बोलना, आसान है हिंदी पढ़ना, आसान है हिंदी लिखना। समझ में आया सभी को? क्योंकि जरूरी है कि हमें वो बुनियादी बातें याद हो जहां से हिंदी जन्म लेती है, जहां से हिंदी की शुरुआत होती है, जहां से लिखना शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर सभी इस वर्ण का मूल रूप लिखकर बताएंगे। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा यहां पर लिखने वाला है। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा है रवि। अब इसमें हमें यह देखना है कितनी तो हमारी मात्राएं थी और कितने स्वर थे और कितने इसमें व्यंजन हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर सीधी बात है, ये रे है, इसके नीचे ना कोई हलंत लगा है, इसका मतलब रे। और रे में क्या शामिल होता है, मैंने आपको बताया है कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जाएगा। पहली बात तो आपको हमेशा ये याद रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, वे लिखा हुआ है, वे पे हलंत लगाने के बाद इसमें मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा है। उसके बाद प्यारे बच्चों सै लिखा है, सै में क्या शामिल है, जब कोई आपको हलंत ना मिले,
अब देखो यहां पर तीन तो व्यंजन है और तीन स्वर हैं, और तीनों स्वर का प्रयोग या तो व्यंजन को पूर्ण करने के लिए किया गया है या मात्रा के रूप में किया गया है। बिल्कुल सही, समझ में आया यहां पे। चलिए अब हम लिखना सीखते हैं कि हिंदी को हमें कैसे लिखना है। तो सबसे आसान दोस्तों, पहले प्यारे बच्चों आपको वर्णों की पहचान होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा, यहां पर लिखा है ए स्वर, उसके बाद हमने मैं व्यंजन लिखा है और उसके बाद लिखा है न। ये तो समझ में आ गया, एक तो स्वर है और मैं और न क्या है, व्यंजन है। जब हम इसको एक साथ जोड़ते हैं, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? अगर कोई अर्थ निकलता है तो शब्द कहलाएगा, यानी कि सार्थक शब्द कहलाएगा। अगर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी कि जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। बिल्कुल, ए कैसे आया, बहुत शानदार। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, चलिए मैं पीछे ले चलता हूं आपको, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का मूल रूप या शुद्ध रूप हलंत वाला रूप होता है, यानी कि हलंत लगा होगा। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यंजन वर्ण पर हलंत नहीं लगा और ना कोई मात्रा है, तो याद रखना हर एक व्यंजन में ए वर्ण शामिल रहता है। देखो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यंजन में आपको स्वर शामिल मिलेगा। अगर स्वर शामिल नहीं है तो आपको हलंत वाला रूप मिलेगा, या आधा वर्ण बन सकता है तो आधा वर्ण लिखा होगा। उसका मतलब यह है कि उस वर्ण में स्वर शामिल नहीं है। हाँ शुभेंदु, समझ में आया? अगर आ गया तो हाँ जरूर लिखें। ठीक है, अब चलिए यहां पर, अब हमने तीन वर्ण लिख दिए दोस्तों। तो प्यारे बच्चों यहां पर ए, मैं और न। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहां पर इस शब्द से एक शब्द बनता है अमन। ठीक है, अमन मतलब शांति। या हम किसी व्यक्ति का नाम भी रखते हैं, किसी बच्चे का नाम रखते हैं, तो यहां पर ये अर्थपूर्ण हो जाता है। ओके, समझ में आया? अब हम इन वर्णमालाओं से मुश्किल शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक शब्द लिखना है बोलकर, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बै लिखा, और बै के बाद हमने ओ लिखा। ठीक है, उसके बाद ले लिखा। चलिए अब हम हलंत नहीं लगाते, आपको सीधा सीधा आसानी में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे हमने बोलकर लिखना है तो बे लिखेंगे, ओ की मात्रा होगी, और ले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद के होगा और उसके बाद रे होगा। जब हम इन वर्णों की पहचान कर लेंगे, देखिए वर्णमाला में बे भी लिखा हुआ है, स्वर में ओ भी लिखा हुआ है, ले व्यंजन में लिखा हुआ है, क रे ये सब क्या है, व्यंजन है। जब हम इनको समाहित करते हैं या जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये अपना एक अर्थ बनाता है। ठीक है, तो यहां पर अर्थ क्या बना देगा? यहां पे अर्थ बनाएगा बोलकर। ठीक है, बोलकर। चलिए बहुत शानदार। तो यहां पर कुछ शब्द मैं आपके सामने लिखूंगा, तो प्यारे बच्चों आपको जोड़कर बताना है कि वहां पर क्या बनेगा। ठीक है, बताएंगे सभी? रेडी हैं सभी? ताकि अभी समझ में आ जाएगा आपको कितना आ चुका है समझ में। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूं, वर्ण के रूप में आपको बनाना है।
चलिए बनाइए प्यारे बच्चों, ये शब्द मैंने आपको लिखे हैं, इनको जोड़कर बनाइए। फिर यहां पर हम देखते हैं भारत, वेरी गुड। मिठाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें वर्णों की पहचान नहीं हुई है अभी तक? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, समाचार, भारत में, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है इसको जोड़ेंगे कैसे, कैसे याद रखेंगे? ते में आ चे आर है, समाचार। क्या बना? समाचार, जिसको हम, ठीक है, समाचार, क्लियर है। उसके बाद भे आ रहते, भारत। तो क्या बन गया? भारत बना यहां पर। और जब ये आपके सामने लिखे हों और इनका आपको पता चल जाए कि कुछ ना कुछ अर्थ है और आपको समझ में आ रहा है, वही शब्द कहलाते हैं। कोई बात नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ, हम करेंगे भी प्यारे बच्चों। मैं ई, मई, यानी कि छोटी ई की मात्रा होगी मी, ठे आ, मीठा, प्लस ई, क्या बन जाएगा? मिठाई। अब देखो, ऊ आधा ले, उल पूरा ले, उल्लू, ऊ की मात्रा क्या बन गया? उल्लू। क्या बन गया? उल्लू। समझ में आ गया सभी को? समझ में आया हाँ या ना प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी को समझ में आ चुका है? क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इन सभी को आप याद कर लेना अच्छे से। ये वो बुनियादी क्लास है जो आपको चरम तक ले जाने वाली है, आपकी परीक्षा को पास कराने के लिए आगे की ओर ले जाने वाली है। और उम्मीद दिलाता हूं आप सभी को प्यारे बच्चों, वे 20 के 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मेरी ही क्लास से मिलेंगे। इस बात से निश्चिंत रहिएगा और उम्मीद है कि आपको हिंदी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आपका वर्क है। अगर आप जब तक इन चीजों को याद नहीं रखेंगे तब तक आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है। आप देख लेंगे इन्हीं का प्रयोग तो अपने मूल रूप में हो जाएगा और इन्हीं का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनको ही हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। जैसे अमन बना तो ए का प्रयोग हमने वैसा का वैसी रखा। अगर हमें भारत बनाना था तो भय के बाद हमने मात्रा किससे ली? आ से मात्रा ली। रेड वाला, ये वाला, चलिए ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार मतलब एक बिंदी जो शिरोरेखा के ऊपर होती है, ठीक है, इसका नाम क्या है? अनुस्वार है। जैसे हमें पंखा लिखना है तो प्यारे बच्चों, हम पंखे को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? देखिए, अब हमें पंखा लिखना है तो पैर, अंक की बिंदी, पंखे, पंख, आ की मात्रा, क्या बन गया? पंखा। समझ में आया? नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, ठीक, क्या? पंखा। समझ में आया? तो वहां पर इसकी जरूरत होगी। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? पंखा। क्लियर है? और इसे बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग यानी कि ऐसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है जिसमें अधिक समय लगे। क्या? जिसमें अधिक समय लगे उसे कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बेहतरीन लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।